आज मैं एक बार फिर अपनी ये किताब, एक किंडल बुक है, फ्रजाइल नेशनहुड एंड सोसाइटी। ये 2017 में पब्लिश हुई थी। किंडल की ई बुक है। आप इसको किसी भी अपने स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे, डिवाइस पे डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं इसके किंडल ऐप पर। तो इसमें मेरा एक चैप्टर था कि लक्ष्मी बड़ी चलाए मान। ये लक्ष्मी यानी कि हम कहते हैं कि मनी, धन संपत्ति, ये बड़ी चलायमान है, धन खास तौर से। तो ये कभी स्टैटिक नहीं होती, बड़ी डायनेमिक होती है, उड़ती रहती है। जैसे आसमान में चिड़िए, कबूतर उड़ते रहते हैं, पिजन्स उड़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली आती है, एक इंसान की जेब से दूसरी जगह जेब में चली जाती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये रिपोर्ट जो है अवेलेबल है। तो इसमें इन्होंने 2000 से 2023 यानी कि 23 साल में जो गुड्स एक्सपोर्ट्स में है, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विसेज अलग होती है और गुड्स अलग होते हैं। गुड्स होते हैं मर्चेंटाइल, तो ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। तो जो एनुअल रिपोर्ट ये आई है, इसके मुताबिक मैं देखता हूँ कि चाइना वो बिगेस्ट नंबर 1 पे आता है गुड्स एक्सपोर्टर। चाइना की 2000 की जो फिगर है, 249 बिलियन US डॉलर्स, और 2023 की 3379 बिलियन डॉलर्स है। मतलब ये है कि 1257% इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। इसलिए कहते हैं कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। नंबर 2 पे आता है इंडिया। इंडिया ने 2000 में 249 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, और 23 साल के बाद जो है 60 किया था 2000 में, और 565 बिलियन डॉलर्स का किया था 2023 में। ये 841.67% इंक्रीज हुआ गुड्स का एक्सपोर्ट। नंबर 2 पे आ गया। नंबर 3 पे US, उसका 2000 में 782 बिलियन डॉलर्स था, जो कि 2023 में 2021 बिलियन डॉलर्स हो गया। यह नंबर 3 पे आ गया। उसके बाद जर्मनी 552 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट था 2000 में, वो बढ़ के हो गया 1718 बिलियन डॉलर्स 2023 में। तो 211.23% इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट में। नंबर 4 के स्टेटस पे आ गया। नंबर 5 इटली 241 बिलियन US डॉलर्स इन 2000 में, और 2023 में 677 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। ये 180.91% इंक्रीज हुआ 23 साल में। 5वें नंबर पे आ गया। 6ठे नंबर पे फ्रांस 328 बिलियन डॉलर्स का 2000 में एक्सपोर्ट था, और 2023 में 649 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट था, और ये 97.87%
इंक्रीज इसका एक्सपोर्ट पिछले 20 सालों में। तो वन ईयर का जो है आप पर एनम जो है तो आप 20 से डिवाइड कर लीजिए। जापान $479 बिलियन का था 2000 में, और ये 2023 में हो गया 717, 49.89% इंक्रीज हुआ 20 ईयर्स में, 23 ईयर्स में। 23 ईयर्स से डिवाइड कर लिए 23 से, तो देख लीजिए कितना इसका इंक्रीज हुआ, नॉमिनल, मामूली। और यूके $332 बिलियन इन 2000 में, और 393.5 बिलियन इन 2023 में 18.52% इंक्रीज हुआ, 8वें नंबर पर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं देखता हूँ, आप इसको सबको 23 से डिवाइड कर लीजिए 23 ये परसेंटेज को, तो आपको पर ईयर आ जाएगा ना। तो जो मैंने उसमें कहा था, अपने कई वीडियो में पहले कहा था कि ये इंडियंस और चाइनीज बड़े फितरती इंसान हैं। ये वो नस्ल है जो अपनी माशूक के आँख का काजल चोरी कर लेती है, रात को साथ सोती है, सुबह को उसका काजल नहीं होता, उसकी आंखों में गायब कर देते हैं। ये सड़क चलती हुस्न बानों का हुस्न आंखों में पी जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता, ना जिसकी आँख का काजल चुरा है ना जिसका हुस्न पी गया, उस हुस्न बान को पता चलता है कि ये सामने वाला क्या कर रहा है, मौन मार रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो जो था, जब औरंगजेब था बादशाह, ब्रिटिश हुकूमत आने से पहले इंडिया में, उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड का 23% इंडिया का और 23% चाइना का ट्रेड था, यानी 46% इन दोनों का ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी जो बचे 62%, 64%, उसमें सारी दुनिया का था। क्या गजब था, क्या अजूबा डेवलपमेंट था। तो हालांकि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मैं तो को थर्ड ग्रेड की गवर्नमेंट कहता हूँ, थर्ड वर्ल्ड के कंट्री और थर्ड वर्ल्ड की गवर्नमेंट। ये नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल से मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में खोदता फिर रहा है, उनकी पिकैक्स लेके, फावड़ा और गैटी लेकर भगवान ढूंढता फिर रहा है। देखो 23 साल बाद भी भगवान नहीं मिला। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन, इंडिया का सिटीजन तो नंबर 1 का दुनिया में, और यहाँ का कानून भी नंबर 1 का दुनिया में, और ब्यूरोक्रेसी नंबर 2, और यहाँ का बिजनेसमैन। तो जब ये सिर्फ 23 साल बर्बाद कर दिए, इसको भगवान ना मस्जिद में मिला ना कब्रिस्तान में मिला, खोदता खोदता बुढ़ा हो गया, काले बाल से सफ़ेद बाल हो गए, भगवान ही ना मिला। काश अपने दिल में झांक के देख लिया होता तो 23 सेकंड में भगवान मिल जाता। नहीं मिला, शिवलिंग ढूंढ रहा, खून खराबा करवा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू ईसाई को लड़ाओ, क्रिश्चियन को लड़ाओ, हिंदू सिख को लड़ाओ। अब वाह, निज्जर का मर्डर करा दिया कनाडा में। यूएस में पंडू का मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्रिमिनल केसेस बन गए। इंडिया में तो होते रहते हैं मर्डर, या कोई नहीं पकड़ा जाता। पर वहाँ का जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये 5 आईज जो कहलाते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो ये जो है बहुत ही एडवांस जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है गवर्नेंस का, वहाँ नहीं बच सकता ये। मरा नहीं पन्नू वकील, फिर भी केस बन गया। यहाँ तो मरने के बाद केस नहीं बनता हिंदुस्तान में, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती।
ये आरएसएस के प्रचारक अपने आदमी को मार देते हैं। जैसे भारतीय जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ऐसे बहुत से 8-10 जजों का मर्डर करा देते हैं। ऐसे कलाकार ही हैं ये प्रचारक आरएसएस के। उनसे कोई नहीं जी सकता प्यारे, कोई नहीं जी सकता दोस्तों। तो ये मैंने आपको 8 कंट्रीज का जो बड़ी गुड्स के एक्सपोर्टर हैं दुनिया में, एक्सपोर्टर और भी बहुत सारे हैं। ये WTO की फिगर इसमें यूके वाली नहीं थी, फिर मैंने ये यूके की वेबसाइट से लिया, वहाँ की गवर्नमेंट की से। बाकी तो सब WTO पे अवेलेबल है, चाइना की, इंडिया की, US की, जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, जापान की। खैर वो मिल गई फिगर मुझे वो भी। तो इससे मैं अगर मैं समराइज करूँ टोटली में, तो क्या मैंने ग्रेडिंग मुझे समराइज करके किया। इसके अंदर यूके की क्या है, नहीं है गुड्स की, क्योंकि इन्होंने तो सारे फैक्ट्री बंद कर दी ना पोल्यूशन के चक्कर में, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। जब ये वेस्ट जर्मनी था तो वहाँ एसिड रेन हुई थी। बिगेस्ट, वर्ल्ड का बिगेस्ट इन्वेंटर और मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स वेस्ट जर्मनी। तो वो सल्फर जो थे फ्यूम्स वो गए आसमान में, बारिश हुई, नीचे आ गई। जो चीज़ ऊपर जाएगी नीचे ही आएगी ना, बारिश के साथ नीचे आ गए झमाझम। और सल्फर डाइऑक्साइड जो आई नीचे, 8 आदमी मर गए वेस्ट जर्मनी में। उन्होंने कहा सब खत्म करो इस इंडस्ट्री को। लुर्गी बहुत बड़ी कंपनी थी वेस्ट जर्मनी की, समटाइम 67-68 में, शायद वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी थी। ये जो नायलॉन का इन्वेंशन हुआ था, थ्रेड का, पहले तो कॉटन, नायलॉन वगैरह और पॉलिस्टर आ गए, बहुत किस्म किस्म के पॉलिस्टर के धागे बन गए, फैब्रिक बन गए, कपड़े बन गए उनसे पॉलिस्टर के। तो उन्होंने सब ये फैक्ट्री इन्वेंशन तो रखी, फैक्ट्री जो थी सब चाइना शिफ्ट कर दे, और चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। अब जब चाइना से US के ताल्लुकात बिगड़ने लगे तो उसने सोचा ये इंडिया को दे दे काम, गंदे काम जो है। मगर मैं तो सोचा था, वीडियो डाला है, इंडिया की इकोनॉमी 8-10 साल में डेवलप हो जाएगी जैसे चाइना की हो गई। मगर इसने, मोदी ने पहले निज्जर की हत्या कराई थी, पन्नू का हत्या किया, ताल्लुकात बिगाड़ लिए, दुश्मनी बांध ली, और वो तो छोड़ेंगे नहीं हथियारों को, क्रिमिनल्स को। और तो गवर्नमेंट तो पंगा हो गया। अब बिजनेस जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट पे चलता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे झूठ बोल के अडानी ने पैसा ले लिया। बाय कॉन्सीलमेंट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इज ए अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1782 मेक्स द एग्रीमेंट वाइडेबल, नल एंड वाइड, जीरो। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, उसको कर दो। और सेक्शन 245 ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एक्ट 2013, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्लास एक्शन सूट फाइल कर दो। वो जो महंगी बिजली बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं तो विक्टिम हो गए ना कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं सेम सेक्शन में NCLT में। और फ्रॉड, कंपनीज एक्ट में 447, इंडियन पेनल कोड में भी फ्रॉड है। अब जो ये BNS आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें भी फ्रॉड जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनमें भी क्रिमिनल केस फाइल किया अडानी और इसका भाई बंधु प्रेमियों के खिलाफ। रिश्वत दी है, वो प्रिवेंशन करप्शन या 1988 में क्रिमिनल ऑफेंस है। लेने वाला भी और देने वाला दोनों मुजरिम है।
दोनों को सजा हो सकती है। तो इसने, मोदी ने, एक तो क्योंकि इसकी ब्रीडिंग जो है, इन ब्रीडिंग जो आरएसएस की, वही क्रिमिनल एटमॉस्फेयर पर हुई है। प्रचारक एक प्रचारक दूसरे का, वीरेंद्र पांड्या का मर्डर करा दिया। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो भी बनना चाहता था मुख्यमंत्री गुजरात का, ये भी बनना चाहता था, निपटा दिया उसे, 3 गोली लगवा दी, हथियारों को पता ही नहीं चला आज तक। ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता है, उसके बाद भाई किंग तो एक ही बनेगा ना, बादशाह तो एक ही बनेगा, तो अपने बाकी भाइयों को मारना पड़ेगा। तो 2-2.5 साल पुरानी आप हिस्ट्री उठा कर दे दीजिए, यही होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मगर दूसरे देश की मिट्टी पे जाकर, जमीन पे, वहाँ के नेशनल, वहाँ के नागरिक की हत्या करना कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता आज के मॉडर्न टाइम में। तो ताल्लुकात बिगड़ गए, पॉलिटिकल, लीगल, और बिजनेस है जो बचा खुचा था वो अडानी ने सत्यानाश कर दिया। क्या करो जी, तो जो इन्वेस्टमेंट आना था यूएस और यूरोप से, उसके जो दुमछल्ले पिछलग्गू, वो तो बड़े बिगेस्ट इन्वेस्टर तो यूएस में बैठे हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो डेवलप कंट्रीज है, इसलिए तो कहलाते हैं। ये जिनका मैंने जिक्र किया है, यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूके, वहाँ से आना था इन्वेस्टमेंट, 6 कंट्री से। अब वो उसमें भी खटाई में लग गया, खुड्डे लग गया, वो भी क्या किया जाए। कब्रों को खोदने वाले इंसान से, मस्जिदों में खुदाई करने वाले इंसान से, अरे ये काम किसी बेलदार को सौंप देता, 200-400 रुपये पर डे की दिहाड़ी पे दे के काम करा देता। तो उसको तो दंगा फसाद कराना है ना, हिंदू मुसलमान। मणिपुर में 1.5 साल से कत्लेआम हो रहा है, 200 से ज़्यादा आदमी मर चुके, 100 से ज़्यादा चर्च गिरजाघरों को तोड़ दिया। तो गलत हो गया ना हिसाब। तो भाई ऐसा ही, तो जब अमन शांति होती है तब डेवलपमेंट होता है, लड़ाई झगड़े में डबल डेवलपमेंट नहीं होता। अकली काम नहीं कर सकते, डेवलपमेंट तो बाद में होगा। तो ये सब जो है, मैंने आपको ये डेटा दिया है कि जब जो था मुगल आजम बादशाह औरंगजेब, उसके टाइम में जो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 1 हो गई थी, ये चाइना इंडिया की दोबारा हो जाएगी अगले 25 साल में। ये 23 साल में यहाँ पहुँचे हैं, और 23 साल लग जाएंगे, देखते देखते बीत जाएगी, हो जाएगा काम। तो जो मैंने लक्ष्मी बड़ी चलायमान अपनी इस किताब में लिखा था 2017 में 2017 में, मुझे वही दिखाई दे रहा है कि वहीं लौट के जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। चलो, जो रास्ता जो कुदरत को प्यारा वो हमको प्यारा है, आपको प्यारा है। ना आपकी कुदरत से दुश्मनी नेचर से, ना मेरी कोई दुश्मनी नेचर से, कुदरत से। हम तो दोनों प्रेमी हैं ना भाई दोस्तों। तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि अगले 23 साल में इंडिया और चाइना फिर वर्ल्ड के महान नेता बन जाएंगे ट्रेड के, एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रेड में। और तो अभी सर्विसेज में तो खैर इंडिया का काफ़ी एक्सपोर्ट है, ये मेनली आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत एक्सपोर्ट है, और चाइना से ज़्यादा है शायद। उसकी भी फिगर मैं शायद अगले उसमें वीडियो में दूंगा आपको। मैंने गुड्स का जो दिया मर्केंटाइल का, इसके हिसाब से भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है 23 साल में, जबकि हर जगह जगह रोकने की कोशिश की इसने नरेंद्र मोदी और इसके साथियों ने। अच्छी अकल की हत्या कर दी इसने कम्युनल एजेंडे के पीछे, कब्रिस्तान में कब्रें खोदने के चक्कर में, मस्जिदों में भगवान ढूंढने का चक्कर। तुझे भगवान, तू कितनी मस्जिद खोल, 28,000 की 28,000 मस्जिदें खोल ले, 10,000 कब्रिस्तान खोल ले, खोद ले, खूब खोद ले। तेरी उम्र ये कब्रें खोदने में और मस्जिद तोड़ने में बीत जाएगी। खोद नहीं पाएगा। 28,000 तो बहुत होती हैं, 10,000 कब्रिस्तान भी बहुत होते हैं। फिर मुसलमानों से सुलटेगा तो ईसाइयों को तोड़ना पड़ेगी चर्च।
और उनके ग्रेवयार्ड्स, उसके बाद सिखों के गुरुद्वारों में ढूंढने पड़ेगी, उसके बाद जैनियों के और बुद्धों के मंदिर में खोदना पड़ेगा, भगवान खोद के। यहाँ तो शिवलिंग था, कर ले भाई, खुश हो जा। मगर जो हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी है और जो यहाँ का सिटीजन नंबर 1, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस नंबर 2, हिंदुस्तान का मैं कहता हूँ इंसान और कानून, लॉ नंबर 1। ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है, ब्यूरोक्रेसी भी परमानेंट है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं किया। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाप हैं, सिटीजन। हम नहीं डरते थे कॉन्स्टिट्यूशन, हम बेटे से कोई डरता है क्या आपने? नहीं डरते हम। तो हम नंबर 1 परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, 33 साल नौकरी करता है तो पेंशन मिलती है, रिटायर होता है। और ये बिजनेसमैन, ये भी परमानेंट है ऐसी, 33 सभी जाते रिटायर ही नहीं होते बिजनेसमैन, तो 70-75 की एज पर रिटायर होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट 60 की एज पर रिटायर होता है। तो ये तो महान कलाकार ही हैं, ये किसी से के काबू आने वाले नहीं हैं। तो खैर, साहब मैं तो अपनी भलाई देखनी है ना, हमें किसमें फ़ायदा हो। हमने क्या करना मंदिर और ये खोदने के लिए? क्यों कब्रिस्तान खोदे, क्यों मस्जिद खोदे, क्यों चर्च खोदे, क्यों उनके ग्रेवयार्ड खोदे, हम क्यों गुरुद्वारे खोदे, हम क्यों जैनियों के मंदिर खोदे, हम क्यों बुद्धिस्ट के मंदिर खोदे? हमें क्या जरूरत है, हम तो बिजनेस देख रहे हैं, अपना धंधा। तो दोस्तों नमस्कार, सत्यमेव जयते, सबको बधाई।